हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार और वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय संजीवनी जेई में रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बट उसके पहले अगर हम लास्ट वाले लेक्चर को रिकॉल करें तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम पढ़ा था। जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने उसमें रॉड पढ़ लिया था, रिंग पढ़ लिया था, डिस्क पढ़ लिया था, हॉलो स्फीयर पढ़ लिया था, सॉलिड स्फीयर पढ़ लिया था, हॉलो सिलेंडर पढ़ लिया था और सॉलिड सिलेंडर पढ़ लिया था और कुछ बॉडीज का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रह गया था जिसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड कुछ शानदार क्वेश्चंस लगाएंगे जो जेईई मेंस में लेटेस्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे 2019, 20, 21 में पूछे गए हैं और कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन। ये एक पार्ट है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का, पहला पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इससे हर साल एक सवाल हर पेपर में जेईई मेंस के रहता ही रहता है सर। तो अगर आप थोड़ा ढंग से फोकस करके पढ़ेंगे तो आप बहुत आराम से 2 लेक्चर से अपना 4 नंबर कवर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं आपको भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अपना पेपर, पेन और मोबाइल फोन का स्क्रीन अपने सामने रख लीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए और तब तक कुर्सी से नहीं उठेंगे जब तक पूरा लेक्चर खत्म नहीं हो जाता है। तो सर देखो, अपना पहला पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन। लास्ट वाले में हम लोगों ने हॉलो हेमिस्फेयर और सॉलिड हेमिस्फेयर, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन। कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन? तो सिंपल सी बात है, अगर हमको एलिमेंट मानने आता है, अगर हमको एलिमेंट का ज्ञान है तो हम बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद करिए जब मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था तो सेंटर ऑफ मास में हॉलो कोन का एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया था रिंग। लेकिन हाँ ठीक है भाई, समझ आ जाता है सबको कि हाँ भैया हॉलो कोन है तो हॉलो कोन का जो बेसिक एलिमेंट होगा वो रिंग ही होगा। लेकिन उस एलिमेंट की कंसीडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया तो गेम ओवर हो जाएगा। सर याद रखिएगा, इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि अगर हम इसमें इसके एज से यहां से एक्स पे आकर, यहां से एक्स पे आकर अगर ऐसे डीएक्स एलिमेंट मान लें, इस हिसाब से डीएक्स एलिमेंट मान लें, जो हर बार बच्चा गलती करता है, आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी आसान कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा इसको जल्दी से सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ऐसा करो, इस स्लांट के अलोंग जाओ, एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट मान लो डीएक्स। ठीक है, dx का ये आपके पास एक रिंग हो गया जिसका मास हो गया आपके पास dm। ये कोन का मास m है, इसका रेडियस r है और इसकी हाइट बेटा जी, इसकी हाइट बेटा जी h है। अब जब हम इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वो बहुत छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज di, और वो बराबर होगा dm इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मुझे इस एलिमेंट के रेडियस का ज्ञान नहीं है तो भाई मैं कहूंगा कि इसका रेडियस यहां से देखो, इसका रेडियस जो होगा वो यहां से r रेडियस होगा। ठीक है भाई, तो इसका जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है भैया, बहुत अच्छा। अब अगर हमको dm लिखने आ जाए और हम dm की वैल्यू उठा के यहां रख दें और इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। हर बार यही करना होता है। तो जब हम यहां पे dm लिखेंगे तो dm क्या लिखेंगे बेटा, देखो जब आप यहां पे dm लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे कैसा है। तो मुझे दिख रहा है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अलोंग है, तो दैट विल बी रिटन एज m बाई a इंटू डी ए, m बाई a इंटू डी ए। तो मास तो हो गया m, एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो होता है पाई आर इंटू एल के बराबर। ठीक है, एल क्या है, एल इस कोन की स्लांट हाइट है। एल क्या है, एल इस कोन की स्लांट हाइट है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। डीए अगर लिखने चलोगे तो क्या लिखोगे बेटा, रेडियस कितना है इसका, आर है, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर इसकी थिकनेस, 2 पाई आर इसकी लेंथ हो जाएगी और dx इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो मैं इसको लिख दूंगा 2 पाई आर इंटू dx। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझना। अब क्या होगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 2m बाई आर एल इंटू आर इंटू dx।
ये हमको मिल गया 2m/rl इंटू r इंटू dx। बहुत अच्छा। अब इस वैल्यू को जब हम उठाकर यहां रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन a है, ये हमारी इक्वेशन b है। b की वैल्यू को जब उठाकर a में रखोगे तो ये di तुमको क्या मिल जाएगा, dm की जगह मिल जाएगा 2m/r इंटू l, और r इंटू आर स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा r³ इंटू dx। लो भैया, क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? अब दूसरा चैलेंज आएगा कि क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो बेटा जी आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल r है और दूसरा dx है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो जब तक मेरा r x का फंक्शन नहीं बन जाएगा, जब तक मेरा r x का फंक्शन नहीं बन जाएगा या मेरा dx r का फंक्शन नहीं बन जाएगा, तब तक मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने दिखा, मुझे डायग्राम में क्या दिखा, मुझे डायग्राम में एक बहुत स्पेशल सी बात दिखी। वो देखी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो सोचो मैं क्या लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये अपने पास r है और हाइपोटेन्यूज कितना है, x है, तो इसको मैं लिख दिया r अपॉन x। और सेम एज इस वाले ट्रायंगल में देखो तो इसका रेडियस आपके पास कितना है, इसका रेडियस r है, तो क्या लिखोगे, r/l लिख दोगे इसको। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा r/l के। अब आप यहां से r की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा r/l इंटू एक्स। और अब ये वैल्यू उठा के यहां रखनी है, तो जब रखिएगा बेटा जी तो आपको di इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो di इक्वल्स टू 2m/r इंटू l, और r³ की जगह मिल जाए मतलब r³ की जगह जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा r³ अपॉन l³ इंटू x³ इंटू dx। ग्रेट सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा 0 से लेकर i तक, और इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। x कहां से कहां चल रहा है, x 0 से शुरू हो रहा है और l तक आ रहा है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर l तक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, क्या बात है। अब देखो अब क्या होगा, अब इस r से ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें से 2m और ये r स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया और डिवाइडेड बाई l की पावर 4 को बाहर कर दिया। यहां देखो l³ इंटू l, ये l की पावर 4 हो जाएगा, और यहां पर अपने पास हो गया x³ ऑफ dx। और इंटीग्रेट करोगे इसको 0 से लेकर l तक, तो ये आपके पास हो जाएगा 2m अपॉन r स्क्वायर, 2m अपॉन r स्क्वायर अपॉन l की पावर 4, l की पावर 4 इंटू x की पावर 4/4। क्या बात है, लिमिट 0 से लेकर l तक, लिमिट 0 से लेकर l तक निकाल दिया भैया। तो अब ये अपने पास कितना हो जाएगा, अब ये अपने पास हो जाएगा 2m अपॉन r स्क्वायर, 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू l की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई l की पावर 4/4, और l की पावर 4 से l की पावर 4 कट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, या आप कह सकते हैं 1/2 mr स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट इस कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये होगा 1/2 mr स्क्वायर। अरे क्लियर है, अरे सबको क्लियर है भैया, बहुत अच्छे से समझ लोगे। ये डेरिवेशंस पता रहनी चाहिए, हर एक अच्छे बच्चे को ये डेरिवेशन आनी चाहिए। और अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप इस डेरिवेशन को फोकस के साथ मन लगा के ध्यान से जरूर देखेंगे। चलें सर, लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। हर बार बच्चा यही गलती करता है, इस वाले कोन में, हॉलो कोन में x पे जाकर यहां dx एलिमेंट मान लेता है। निकल वैसे भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब dx को आपको इसकी स्लांट हाइट से कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज dx sec थीटा करके आप बहुत सारी किताबों में डेरिवेशंस देखेंगे। बट अपना कर्तव्य क्या है कि हम आपको आसानी से चीजों को समझा दें, आसानी से आपके दिमाग में सेट कर दें। तो आपको यहां से ये रिमाइंडर डाल देना है कि जब भी मुझे कैसा कोन मिलेगा, हॉलो कोन मिलेगा, तो उसका जो रिंग एलिमेंट मानेंगे वो हम स्लांट हाइट के अलोंग मानेंगे, ना कि परपेंडिकुलर वाली हाइट के। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आपकी अनुमति से आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। क्या बात कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। आइए देखते हैं सॉलिड कोन का बेसिक एलिमेंट क्या होगा। तो सर सॉलिड कोन का बेसिक एलिमेंट वही रिंग क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। तो हम सॉलिड एलिमेंट को कैसे मानेंगे सर? तो सॉलिड एलिमेंट में कहेंगे एक्स पे जाके एक छोटी सी डिस्क मान लो, एक्स पे जाकर एक छोटी सी डिस्क मान लो जिसकी थिकनेस कितनी हो, जिसकी थिकनेस हो dx। बेटा जी देखना, ये आपके पास एलिमेंट है, लेकिन ये अब रिंग नहीं है, ये क्या है? ये पूरा एक डिस्क है जिसकी थिकनेस कितनी है?
ये पूरा एक डिस्क है जिसकी थिकनेस है dx, x पे जाकर हमने थिकनेस मानी है dx, और इसका रेडियस आपको पता होना चाहिए कि इसका रेडियस है स्मॉल r। वही राइट सर्कुलर कोन की सारी प्रॉपर्टीज, ये r होगा, इसकी ये हाइट h होगी, स्लांट हाइट l होगा। हम जानते हैं कि उस l की वैल्यू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, चलो भाई, तो अब जब हम इस छोटे से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, जब हम डी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे भैया? ये क्या है? ये डिस्क है, और वो एक्सिस जो डिस्क से ऐसे पेनिट्रेट करके पास करती है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr स्क्वायर होता है। और अगर 1/2 mr स्क्वायर होता है तो मेरे इस छोटे से एलिमेंट का मास है dm, तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 इंटू dm, और इसका रेडियस है r, तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू dm इंटू r स्क्वायर, एज इट वॉज रिटन इन, कैसे, कहां पर? अभी जस्ट हॉलो कोन में जैसे लिखा गया था वैसे ही सेम एज सॉलिड कोन में भी लिखा जाएगा। देखिएगा, मैं यहां पर ऐसे पार्टीशन बना दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ये पूरा का पूरा कंसिडरेशन वाला पार्ट था। ठीक है, चलो भाई, जहां हम एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे थे और जहां पर हमने r और x को रिप्लेस किया। ठीक है, अब सेम एज यहां पर बात करेंगे, तो जब हमको dm पता चल जाएगा, dm की वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो जब हम dm की वैल्यू निकालने गए तो भैया हमने देखा कि यहां पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो थ्रू आउट वॉल्यूम है, तो m/v इंटू dv हो जाएगा। बहुत अच्छा, और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्या होगा? अब अगर आप थोड़े से समझदार हो तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 3m पाई r स्क्वायर h, और dv को क्या लिख सकता हूं? इसको मैं स्मॉल h कर ले रहा हूं क्योंकि स्मॉल h लिखने की ज्यादा आदत है मुझे। तो 3m पाई r स्क्वायर इंटू h लिख लिया, और dv जो होगा वो इस डिस्क का वॉल्यूम होगा जिसकी थिकनेस है, जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा जी? जिसकी थिकनेस है dx। ठीक है भैया, तो जब आप इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, और इसका जो सरफेस एरिया होगा ये होगा पाई r स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस कितनी है? dx है। अब क्या? अब इस पाई से ये पाई कट जाएगा और हमको जो dm मिल जाएगा, इस dm की वैल्यू 3m/r स्क्वायर h इंटू r स्क्वायर इंटू dx मिल जाएगी। अब ये dm की वैल्यू को जब हम उठाकर यहां रखेंगे, जब इस dm की वैल्यू को हम उठाकर यहां रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, तब हमको मिलेगा di इक्वल्स टू 1/2 dm की जगह 3m/r स्क्वायर h इंटू 3m/r स्क्वायर h इंटू r स्क्वायर इंटू dx। r स्क्वायर यहां ऑलरेडी है तो मैं लिख लूंगा r की पावर 4 इंटू dx। नाउ द सेम प्रॉब्लम इज कमिंग ओवर हियर टू, और वो क्या है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करने चलोगे तो यहां पर दो वेरिएबल है, एक r और एक dx। जब तक आपका r dx के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे बेटा जी। तो हम क्या करेंगे? हम इस r को इस dx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे r को dx के फॉर्म में? तो भाई हमको ये दिख रहा है कि हम चाहे तो यहां पे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, चाहे तो तुम थीटा मान लो, कॉस थीटा लिख लो, कुछ भी कर सकते हो यार। तो भाई या tan थीटा लिख लो। तो भैया अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा स्मॉल r बाई, देखना अगला ज्ञान क्या है कि मेरा स्मॉल r बाई एक्स जो होगा वो कैपिटल R बाई एच के बराबर होगा, और यहां से स्मॉल r की वैल्यू मैं लिखूंगा r बाई एच इंटू एक्स। और ये वैल्यू जब मैं उठा के यहां रखूंगा तो देखना क्या मिलेगा? di इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3m/r स्क्वायर h, और r की पावर 4 की जगह हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन इन सबको स्मॉल h लिख लेंगे भाई, r की पावर 4 अपॉन h की पावर, r की पावर 4 अपॉन h की पावर 4 इंटू x की पावर 4 ऑफ dx। ओहो, इस r स्क्वायर से ये स्क्वायर हो जाएगा, और फिर di की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3/2 इंटू m, 3/2 इंटू m अपॉन h की पावर 5 इंटू ये आपके पास कितना हो जाएगा? r स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 ऑफ dx। और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से लेके h तक, तो हम di को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर i तक, तो i की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3/2 इंटू mr स्क्वायर अपॉन h की पावर 5 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा? h की पावर 5/5। अरे ठीक है, अब h की पावर 5 से h की पावर 5 कट जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा 3/10 ऑफ mr स्क्वायर। ग्रेट, बहुत अच्छा।
इस एक्सिस के अबाउट अगर आपके पास कोई सॉलिड कोन है तो इस सॉलिड कोन का बेटा जी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 3/10 इंटू एम आर स्क्वायर। 3/10 इंटू एम आर स्क्वायर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, एक डेरिवेशन और करते हैं, इसको बहुत पेशेंटली देखिएगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके सामने ये डेरिवेशन प्रेजेंट करी गई है, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास क्या कहानी है? आगे अपने पास कहानी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसको थोड़ा सा अलग तरह का ट्रायंगल बनाते हैं। हां सर, चलिए देखिए मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, चलो भाई इनको थोड़ा सा रोटेट कराया जाए। यस सर, बहुत बढ़िया। इस ट्रायंगुलर प्लेट का बेस जो है ना वो बी दे रखा है। इस ट्रायंगुलर प्लेट का ये जो बेस है ये बी दे रखा है और इस ट्रायंगुलर प्लेट का हाइट आपको एच दे रखा है। इसका हाइट आपको एच दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि इस ट्रायंगुलर प्लेट का मास जो है वो एम है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा, मास एम है। बताइए द एक्सिस दैट इज पासिंग फ्रॉम इट्स बेस, वो एक्सिस जो इसके बेस से पास कर रही है, जो यहां से पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको पता रहना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझना, बहुत मजा आएगा सर। तो इसके लिए जब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का टास्क मिला तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसमें एक एलिमेंट मानते हैं। अच्छा, ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ये थ्रू आउट सरफेस है, क्योंकि ये क्या है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है। और अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं कहूंगा कि भाई एक काम करो, एक्स पे जाकर एक स्ट्रिप मान लो जिसका थिकनेस हो dx। एक्स पे जाकर हमने एक स्ट्रिप माना जिसका थिकनेस कितना है, जिसका थिकनेस है बेटा जी dx। इसका मास कितना है, इसका मास है dm। और भाई मुझे इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा भैया di इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? di इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। देखो इसके हर पार्टिकल का डिस्टेंस इस एक्सिस से x है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा गेम क्या है? अब हमारा गेम शुरू होता है ये dm लिखने पर, कि अगर हम ये dm लिख पाए, उसकी वैल्यू उठा के यहां रख पाए और इंटीग्रेट कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा। चलो अब वो dm कैसे निकालेंगे? अगला चैलेंज है हमारा ये डीएम कैलकुलेट करना। तो इस डीएम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डीएम को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, डीएम को कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखोगे? मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अलोंग है तो m/a इंटू डी ए लिखा जाएगा। मास हो गया आपके पास m, एरिया हो गया आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है सर, ग्रेट। डीए क्या होगा? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो सर इसकी लेंथ नहीं पता है मुझे, तो मैं कह रहा हूं एक काम करो ना, इसकी लेंथ L मान लो, क्या बुराई है, हम उसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो जब इसका हम इस स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे तो हम लिखेंगे L इंटू dx। मतलब dm की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 2m अपॉन b इंटू एच इंटू L इंटू dx। ठीक है, अब ये dm की वैल्यू उठा के यहां रखा जाएगा तो di इक्वल्स टू मिलेगा 2m/bh इंटू L इंटू dx इंटू L इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब मेरा L वेरिएबल है, मेरा x वेरिएबल है, जब तक मेरा L x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे L को x के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ये समझो। तो मुझे दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है, ये भी एक कंप्लीट ट्रायंगल है। ठीक है, और भैया इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल है, तो भैया हम सिमेट्री लगा सकते हैं। और अगर हम सिमेट्री लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम सिंपल सी बात लिखेंगे कि हमारा जो b/h होगा, बहुत ध्यान से देखना, हमारा जो b/h होगा ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा, ये अपने पास L है, L अपॉन h माइनस x के। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये वाली जो हाइट होगी आपकी, ये हाइट आपकी हो जाएगी h माइनस एक्स। तो भाई अपना b/h जो बराबर होगा वो L अपॉन h माइनस एक्स के बराबर होगा। यहां से हम L की वैल्यू निकालेंगे। दिस इंप्लाइज दैट L विल बी इक्वल टू b/h इंटू h माइनस एक्स।
दिस इज द फाइनेस्ट रोटेशनल मोशन कॉन्सेप्ट ऑन यूट्यूब। तो मन लगाकर देखेंगे सर, आपका बहुत आराम से 4 नंबर सॉलिड हो जाएगा। 2 लेक्चर में अगर आपका 4 नंबर सॉलिड हो रहा है तो इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है, बस आपको थोड़े थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, अब यहां से L की वैल्यू उठाएंगे बेटा और यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा, डी आई इक्वल्स टू 2m बाई बी एच इंटू एल की जगह हम लिख देंगे b बाई एच इंटू एच माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब देखेंगे आप, इस b से ये b कट जाएगा। अब इस di को अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2m बाई एच, स्क्वायर हो जाएगा h इंटू एच, और ये आपके पास हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऑफ डी एक्स। और इन भाई साहब को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इन भाई साहब को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर i तक। और मेरा x कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, h तक जा रहा है, तो हम इनको लिख देंगे 0 से लेकर h तक। अब di का इंटीग्रेशन बेटा आपके पास i हो जाएगा, डी का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2m अपॉन एच स्क्वायर को हम बाहर कर देंगे, और ये अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा h की पावर एच एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और माइनस ऑफ x की पावर 4 बाई 4, और लिमिट लग जाएगा 0 से लेकर h तक। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, कोई खास बात नहीं है। आराम से सोचेंगे समझेंगे, सब कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। अब जब आई आप लिखोगे, अब जब आप आई लिखोगे तो लिखोगे भैया क्या लिखोगे सर, लिखेंगे 2m अपॉन एच स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच की पावर 4 बाई 3 माइनस एच की पावर 4 बाई 4 माइनस ऑफ h की पावर 4 बाई 4। एलसीएम हो जाएगा आपके पास 12, और ये आंसर हो जाएगा 1 बाई 6 mh स्क्वायर। देखिए, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग फ्रॉम इट्स बेस एज शोन हियर। इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 1 बाई 6 इंटू एम इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, 1 बाई 6 इंटू एम इंटू एच स्क्वायर। क्या ये बात एकदम अच्छे से क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हर शेप को ड्रॉ करेंगे और उस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, चलो आओ देखो, निकालते हैं बेटा। अब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड इज रिव्यू ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो भाई, अब देखो क्या है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम एक काम करें, अगर हम एक टेबल बना लें, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलो भाई, ये अपने पास एक टेबल हो गई। ठीक है, चलो देखो, ये इधर हम लिखेंगे अपने शेप्स। हाँ, ठीक है, इधर हम लिखेंगे, इधर हम ड्रॉ करेंगे अपने शेप्स, फिर यहां लिखेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इधर हम लिखेंगे अपने शेप्स और फिर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो बढ़िया है। हाँ भाई, ठीक है, चलो इधर देखो, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया पूरा की। चलो भाई, तो सबसे पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने सीखा था, सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने सीखा था रॉड का। ठीक है, चलो भाई देखो, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया एक रॉड। ठीक है, इधर हम लिखेंगे रॉड का शेप ये रहा। एक्सिस जरूर ड्रॉ करेंगे कि कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। इसकी लेंथ L है, इसका मास M है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है आपके पास ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, अच्छा, इसी की एक और एप्लीकेशन थी जिसका नाम था बेटा, क्या नाम था, जिसका नाम था अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट। कि अगर इसी रॉड की जगह अगर अपने पास एक प्लेट हो जाए, कौन से शेप की, अगर अपने पास एक शेप की, एक रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट हो जाए जिसका ये लेंथ A हो जाए और ये जो ब्रेड्थ है इसका B हो जाए, तो देखो ये आपकी पहली एक्सिस हो गई। कौन सी वाली, देखो, ये आपकी पहली एक्सिस हो गई और ये आपकी दूसरी एक्सिस हो गई। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट एक्सिस लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे भैया
क्या लिखेंगे, ma²/12। और जब आप I2 लिखोगे ये वाली एक्सिस के अबाउट जो b को दो बराबर पार्ट में तोड़ रहा है, तो इसको लिखोगे mb²/12। याद रहना चाहिए ये चार्ट। अगर ये चार्ट आपको बाई हार्ट याद रह गया ना, 12 बजे रात को भी कोई उठा के आपसे पूछ ले कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो वो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में सेट रह गया सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सबकी डेरिवेशन, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आपका 4 नंबर कोई हिला नहीं सकता सर। बस आप समझ लो कि आपसे 4 से 6 घंटे की मेहनत में बहुत आराम से 4 नंबर स्कोर हो जाएगा, वो भी कौन से पार्ट का, रोटेशनल मोशन का। तो आप ऐसे ही आगे हो जाओगे, जो हर बच्चा लगभग छोड़ देता है। 99.9% बच्चे रोटेशनल मोशन पढ़ के ही नहीं जाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में तो ये चैप्टर पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। तो समझो कि अगर आपको 2-3 वीडियोस देखने से, 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट की 2 वीडियोस देख लेने से अगर आपका 4 नंबर सिक्योर हो जा रहा है, तो क्यों ना देख लें यार। अपने पास समय कम है, कम समय में अच्छी पढ़ाई करनी है, तो क्यों ना कर ले। यही तो आखिरी टाइम है ना पढ़ने लिखने का। क्या कह रहे हो? चलो आओ देखो, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें आपके गले तक पहुंच रही होगी, आपके दिमाग में भी पहुंच रही होगी। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी रिंग की। ठीक है भैया, बात कर लेते हैं रिंग की, कि जो अगर मेरा ये रिंग है, देखना, अगर मेरा शेप ये रिंग है, इसमें इसका रेडियस r है, इसका मास m है, और भैया रेडियस r है, दिख रहा है, ये आपके पास एक रिंग है। तो इसका जो इसके सेंटर से और इसके परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, ये जो एक्सिस होगी, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू mr²। अच्छा, बहुत बढ़िया। यही रिंग अगर किस में कन्वर्ट हो जाए, यही रिंग अगर डिस्क में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये अगर मेरे पास डिस्क हो जाए, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि एक और शेप रखेंगे। रेडियस इसका r है, मास इसका m है, लेकिन अब ये डिस्क है, तो इस डिस्क का इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी रिटन एज mr²/2। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा, mr²/2। बस एक्सिस का ध्यान होना चाहिए कि कौन सी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। ठीक है सर, चलो आओ और चार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 1-2 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज और देखते हैं। 1-2 क्या, सब देखेंगे सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब आपके दिमाग में सेट करके जाएंगे सर। ये डिस्क हो गया। अब इसके बाद अगर आपसे कह दे कि भैया अब डिस्क की जगह आपके पास हॉलो सिलेंडर है। क्या है? हॉलो सिलेंडर है। तो देखो, ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है, समझना, और ये उस सिलेंडर की एक्सिस है। भैया इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है mr²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना होता है? mr²। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास हॉलो स्फीयर हो गया। अगर अब हम बात कर लें किसकी, हॉलो सिलेंडर हो गया। अब हम बात कर लें किसकी, अब हम बात कर लें अपने सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। अगर हमारा यही सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर हो जाता, सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझ रहे हो कि अब मास जो होगा वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मास जो है इस सिलेंडर में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन एक्सिस आपकी वही रहेगी, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हो जाता है mr²/2। ठीक है, क्लियर? अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ओके ग्रेट। अब उसके बाद अगला पोर्शन अपने पास आ जाता है हॉलो स्फीयर। क्या आ जाता है? हॉलो स्फीयर। अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी रिटन एज 2/3 mr²। याद रखिएगा कितना होता है, दैट इज 2/3 mr²। ठीक है, अगर यही मेरा हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर हो जाए, तो भाई साहब क्या होगा? अगर मेरा हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर हो जाए जिसका रेडियस r है, जिसका मास m है, तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट बदल कर हो जाता है 2/5 mr²। ठीक है, क्या हो जाता है भैया? 2/5 mr²। अच्छा, इसके अलावा और अभी हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा भाई हॉलो कोन। क्या पढ़ा? हॉलो कोन। अगर अपने पास कोई हॉलो कोन है, देखो, अगर अपने पास कोई हॉलो कोन है जिसका रेडियस r है, जिसकी हाइट h है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इस एक्सिस के अबाउट, जो इसको 2 बराबर सिमेट्रिकल पार्ट्स में तोड़ रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो ये हो जाता है mr²/2।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने पास अगर हॉलो कोन क्या हो जाए, अगर हॉलो कोन की जगह मेरा कोन सॉलिड हो जाए, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट वॉल्यूम हो जाए, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हो जाता है 3/10 mr²। और अभी तो हम लोगों ने देखा कि भाई साहब एक और बच गया अपने पास, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेट, और ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/6 mh²। अब ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में पूछ ले तो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व कर पाए। भाई ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले पार्ट की तरफ, और हमारा अगला पार्ट है भाई साहब, हमारा अगला पार्ट है जिसका नाम है रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या नाम है भैया, क्या नाम है इसका? रेडियस ऑफ जाइरेशन। अच्छा सोचो, आप पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे? आप पढ़ते थे कि जब सेंटर ऑफ मास की हम बात करते थे तो क्या पढ़ते थे? सेंटर ऑफ मास में हम पढ़ते थे वो पॉइंट जहां पर बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो भाई, वैसे ही आपके पास रेडियस ऑफ जाइरेशन है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है कि वो पॉइंट है जहां पर हम ये मानते हैं कि किसी भी बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसंट्रेट करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास ये एक बॉडी है, इसमें टोटल n पार्टिकल्स है, m1 m2 m3 और ये आपके पास mn, और ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये गोल गोल घूम रहे हैं। भैया इस एक्सिस से इनकी डिस्टेंस है r1, m2 की डिस्टेंस है r2, m3 की डिस्टेंस है r3 और mn की डिस्टेंस है क्या? rn। ये n मास मिलके ये पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। तो मुझे पता है कि जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? I इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब इन सारे के मास को ऐड कर दो, ध्यान से समझना, रेडियस ऑफ जाइरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना। सारे के मास को ऐड कर दो, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, और ये सारे के सारे इस एक्सिस से किसी के डिस्टेंस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो तो इसको यहां लिख दिया जाएगा k स्क्वायर, दैट इज m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करें, कोई गाइरेशन पढ़ता है, कोई जाइरेशन पढ़ता है, वैसे सही टर्मिनोलॉजी इसकी जाइरेशन है, जाइरोस्कोप वाले वर्ड से ये बना हुआ है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। अच्छा सर, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात कही आपने सर। चलो बहुत बढ़िया, तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि n पार्टिकल सिस्टम का ये जो वैल्यू होगा k, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ जाइरेशन। लेकिन अगर यही मेरा पार्टिकल सिस्टम ना होता, अगर यही मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होता और तब मुझे J निकालना होता, तब मुझे रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना होता, K कैलकुलेट करना होता, तो मैं कैसे कैलकुलेट करता? तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं कहूं, क्या कहूं भैया कि ये देखो, ये मेरे पास एक मान लो स्फेयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की डायरेक्ट बात कर रहा हूं। ये स्फेयर है, कैसा स्फेयर है भैया? ये है आपके पास हॉलो स्फेयर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपके पास हॉलो स्फेयर है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है। आपसे कहा जाएगा कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट बताइए कि इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो यही I जो होगा वो mk स्क्वायर के बराबर होगा। इस m से ये m कट जाएगा और इस k की वैल्यू आ जाएगी √2/3 r। क्या ये बात क्लियर हुआ? यही आपके पास k आ जाएगा √2/3 इंटू r। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे रेडियस ऑफ जाइरेशन लिखा जाता है। सर अगर आप मान लीजिए कि आपका एक कोन है, ये आपके पास एक कोन है और कहा गया कि इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है? आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। मान लीजिए मैं कह दिया कि ये आपके पास सॉलिड कोन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 3/10 mr स्क्वायर, और ये I जो है ये बराबर हो जाएगा mk स्क्वायर के, इससे कट जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3/10 इंटू r। दिस इज द फंडा टू राइट रेडियस ऑफ जाइरेशन। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को किसी तरह की कोई भी समस्या हुई होगी, क्योंकि सीधे सीधे सवाल इससे पूछे जाते हैं।
ठीक है, चलो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी दो एप्लीकेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, दो एप्लीकेशन, एक का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सर? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर अपने पास कोई प्लेनर बॉडी है, याद रखिएगा कैसी बॉडी है, अगर अपने पास ये कोई प्लेनर बॉडी है जो किसी प्लेन में रखी हुई है, जैसे मैं कह दूं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रखी हुई है, ये एक्स है ये वाई है, अरे भाई ये एक्सिस इस बॉडी पर भी लाई कर सकती है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकती है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो देखो मैं कह रहा हूं कि इस पूरे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा, समझो। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, डीएम। और इस डीएम के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स कॉमा वाई। ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस होगी ये एक्स होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये वाई होगी। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लिखूंगा, डी आई एक्स लिखूंगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा भैया इसका मास है डीएम और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई, तो लिखा जाएगा डीएम इंटू वाई स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा आई एक्स, सेम एज अगर आपको आई वाई लिखना होगा तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा डी आई वाई, दैट इज डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन ए है और इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन बी है। बेटा जी, ये हमारा इक्वेशन ए है और ये हमारा इक्वेशन बी है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी लिख दो। जैसे ही तुम ए प्लस बी लिखोगे, देखना तुमको बहुत शानदार सी चीज देखने को मिलेगी। वो क्या देखने को मिलेगी भैया, कि आई एक्स प्लस आई वाई जो होगा, आई एक्स प्लस आई वाई जो होगा, ये किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई जो होगा ये बराबर होगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। क्या बात है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि ये जो तुम्हारी एक्सिस है, जो एक्सिस तुम्हारी ये है जो ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, जिसको तुम जेड एक्सिस का नाम दे रहे हो, ये बाहर की तरफ आ रही है। अगर इस एक्सिस से ये डिस्टेंस देखोगे तो ये आर होगा, और अगर इस r की वैल्यू तुम लिखोगे तो ये तुमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या बात है सर। चलो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस z एक्सिस से है, तो मेरा आई एक्स प्लस आई वाई जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये z के बराबर होगा। आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस के बराबर होगा। ठीक है, चलो भाई ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि आई जेड और आई एक्स कर दोगे तो वो आई वाई हो जाएगा, नहीं, सबकी कंडीशन है, क्या है कि ये जो आई एक्स और आई वाई है ये एक्सिस है, जिस एक्सिस में ये दोनों एक्सिस जो प्लेन बना रही हैं, प्लेन इसी बॉडी में होना चाहिए, प्लेन इसी मतलब बॉडी जो है इसी प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, जो प्लेन बना रहे हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बॉडी इसी प्लेन में होनी चाहिए, इसी प्लेन में होनी चाहिए, और कुछ नहीं। अगर यही बॉडी मेरी एक्स जेड प्लेन में होती तो मैं लिख देता आई एक्स प्लस आई जेड इक्वल्स टू आई वाई। ठीक है, चलो भाई, तो इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेते हैं क्या है, कि अगर अपने पास ये कोई बॉडी है और ये जो बॉडी है ये एक एक्सिस आपके पास, रैंडम बनाते हैं थोड़ा, ये आपके पास एक एक्सिस रही इधर और एक एक्सिस रही इसके परपेंडिकुलर, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है। इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो ये जो एक्सिस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्साइड करेगी और इस बॉडी के परपेंडिकुलर होगी, इस बॉडी के परपेंडिकुलर होगी, ये जो एक्सिस होगी ये I3 होगी। तो जो आपका I3 होगा वो क्या होगा, वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ठीक है, ग्रेट। ये है हमारा क्या, ये है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो बहुत बढ़िया। और इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अब फिर लिमिटेशन हो गई। क्या लिमिटेशन हो गई, इनकी लिमिटेशन हो गई कि इट इज ओनली वैलिड फॉर, इट इज ओनली वैलिड फॉर किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज।
ठीक है, किसके लिए वैलिड है भैया? ये केवल प्लेनर बॉडीज के लिए वैलिड है। अगर 3 डायमेंशन होगा तो आप वहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि आपके पास जो 2 एक्सिस हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी एक्सिस के बराबर है, बॉडी उन्हीं दोनों एक्सिस के प्लेन में होनी चाहिए, तभी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये जो दोनों एक्सिस प्लेन बना रही हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। बार बार हम प्लेनर रट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये बॉडी मेरी 3D में चली जाएगी तो भैया वहां पर हम IX, IY और IZ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? क्या मैं जो बता रहा हूं वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो रहा है? भैया सेट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मास्टर की तारीफ करेंगे तो मास्टर और मेहनत से काम करेगा ना। आप ही के लिए तो पढ़ रहा हूं यार, आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूं भाई। चलें, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, लेके चलते हैं लेक्चर को थोड़ा और आगे की तरफ, देखते हैं और आगे की कहानी क्या है इसमें भैया। और आगे की कहानी क्या है? अगली कहानी है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है समझिएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास ये कोई बॉडी है और ये इसका सेंट्रॉइड है, क्या है इसका? सेंट्रॉइड। याद रखना, ये क्या है? इसका सेंट्रॉइड है सर। इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जिसको हम IC लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। इस पूरी बॉडी का जिसका मास m है, अगर इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उस एक्सिस के अबाउट पता है जो इसके सेंटर से पास कर रही है, बहुत ध्यान से सुनना, सब काम आएगा, जो इसके सेंटर से पास कर रही है, तो इसके पैरेलल अगर कोई भी एक्सिस ड्रॉ कर दी जाए, जैसे ये पैरेलल एक्सिस है तो मैं इसको IP लिख दे रहा हूं, जो यहां से h डिस्टेंस पर है, तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड प्लस mass of the object multiplied by the perpendicular distance between the centroid and the parallel axis का स्क्वायर। अरे ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है कि ये जो IP होगा ये बराबर होगा IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड, प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चाहे बॉडी 3D में हो, बॉडी प्लेन में हो, कहीं भी हो, हर जगह ये थ्योरम लग जाती है। ठीक है, बस ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड। ठीक है, अगर सेंट्रॉइड के अलावा कोई एक्सिस दे रखी है और आपने गलती से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, आपका गेम हो जाएगा सर। याद रखिएगा कि ये लिमिटेशन है कि इसमें ये जो एक्सिस होनी चाहिए ये सेंट्रॉइड से ही पास करनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे पास रिंग है, ठीक है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है I, इस रिंग का रेडियस R है। बहुत बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जो गलती कर देते हैं, मैं वो गलती बता रहा हूं। इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है I, और मेरे से कहा गया कि बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो फटाक से क्या करते हैं, ये इसके पैरेलल है, अच्छा IP इक्वल्स टू लिखेंगे I प्लस इनके बीच का गैप कितना है 2R, तो I प्लस मास इसका m इंटू 2R का स्क्वायर कर देते हैं। याद रखिएगा, अगर आप ऐसा कर दिए तो पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालने के लिए वो एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जो इसके सेंट्रॉइड से पास करेगी। जब तक आपको उस एक्सिस का ज्ञान नहीं होगा, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम धीरे धीरे इनकी एप्लीकेशंस की तरफ। क्या है इनकी एप्लीकेशंस, चलो भाई तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉड की। ठीक है, इसी में पैरेलल भी आएगा, परपेंडिकुलर भी आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कितना होता है, जो होता है ml स्क्वायर बाई 12, इसकी लेंथ l है। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर बताइए। तो हम क्या डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? हां बेटा जी लगा सकते हैं। कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे भैया? क्यों लगा सकते हैं डायरेक्टली? क्योंकि हमको पता है कि हमारा सेंट्रॉइड जो है इसका, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो जब हम आईपी की बात करेंगे तो हम सिंपल लिखेंगे आईसी प्लस मास इसका कितना है m, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा l²/4, और IC की वैल्यू है आपके पास ml² प्लस ml²/4, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 ml², और आपके पास आंसर आ जाएगा सर ml²/3। अरे ठीक है, चले बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ml²/3 आ गया। ठीक है भाई, अब देखो, अब अगर हम आपसे कह दें कि ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, ये आपके पास एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है ml²/3, और यहां से l/2, ये आपका पूरा l/2 है, l है, और ये जो डिस्टेंस है भाई l/2 है, ठीक है। यहां से मैं कह रहा हूं कि 3l/2 पर कर ले, नहीं 3l/2 पे कैसे कर सकते हैं? ये आपके पास हो गया l/2 और फिर आपके पास l/4, तो हो जाएगा 3l/4। बहुत बढ़िया, ये आपके पास मैं कह रहा हूं एक एक्सिस है 3l/4 पर, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या होता है, खच्चर लोग क्या करते हैं, उनको दिखता है इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 पता है, मैं यहां इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप 3l/4 जानता हूं, और डायरेक्टली मैं I2 क्या लिख दूंगा, जो गलती होती है मैं वो बता दूं, हम लिख देते हैं ml²/3 प्लस मास है m, और ये गैप है 3l/4 का स्क्वायर, और यहां से जो आंसर निकलेगा ये पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तब आपको करना पड़ेगा कि आपको इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर? तो सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम जानते हैं आईपी इक्वल्स टू आईसी प्लस होता है आपके पास ml, ये कितना गैप है, ये कितना गैप है ml/2 का स्क्वायर। तो आईपी की वैल्यू आपके पास दे रखी है ml²/3 इक्वल्स टू आईसी प्लस ml²/4, और जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तब मिलेगा आपको ml²/12। अब जब आपको आईसी मिल जाएगा जो क्वेश्चन में नहीं गिवन था, अब आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे जो कितनी डिस्टेंस पर है, जो l/4 डिस्टेंस पर है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे सर? I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे ml²/12 प्लस ml²/16। अरे भाई l/4 था, तो l/4 का स्क्वायर करोगे तो l²/16 होगा। अब एलसीएम देखोगे तो 12 दूना 24, 12 36, 12 चौको 48, 16 दूना 32, 16 48, ये 16 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 7 ml²। ठीक है, 7 ml²/16 आपका आंसर होगा, ना कि यहां से जो आप निकालेंगे वो आंसर होगा। सर दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ये बात याद रखिएगा। कई बार ऐसा होगा कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, सेंट्रॉइड कहीं दे रखा होगा कुछ डिस्टेंस पर, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा, और फिर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी सर, अगर आपने डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट लगा दिया तो। ठीक है, चलो भाई, जैसे इसी पर मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं कि एक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, जिसमें इस एंड के अबाउट इसका मास m है, इसकी लेंथ l है। ठीक है, और इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहा जा रहा है कि वो लाई कर रहा है यहां से l/4 डिस्टेंस पर। कहां लाई कर रहा है? l/4 डिस्टेंस पर, और इसके अबाउट इसका मास m है, लेंथ l है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है ml²/16। ठीक है, अब मेरे से मोमेंट ऑफ या ml²/2 कर लो, ये दे रखा है अपने पास ml²/2। अब मेरे से पूछ रहा है कि यहां से या इस एक्सिस से, देखो इस एक्सिस से 3l/4 डिस्टेंस पर एक एक्सिस है, बताओ यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर क्या इसके डायरेक्टली पैरेलल लगा देंगे? ना बेटा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंट्रॉइड के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो जब इस सेंट्रॉइड के अबाउट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास m है, और ये गैप l/4 है, तो भैया ये l²/16 हो जाएगा।
आईपी की वैल्यू आपके पास ml²/2 पता है, आईसी आपको निकालना है, प्लस ये हो जाएगा ml²/16। तो जब आप आईसी निकालेंगे तो ये होगा ml²/2 माइनस ml²/16। तो ये आपको मिलेगा 7 ml²/16 भैया। 16 एलसीएम 2 8 जा 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। ये सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अब सेंट्रॉइड के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, तो अब मुझे आईपी डैश निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस m इंटू ये गैप कितना होगा सर, ये l/4 है, ये 3l/4 है, मतलब ये आपके पास l/2 हो जाएगा। तो IC प्लस ml²/4 हो जाएगा, और IC की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 7 ml²/16 प्लस ml²/4। और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 4 दूना 8, 4 3 12, 7 3 10, 10 ml²/16 हो जाएगा, या 5/8 ml² हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। कई बार ओलंपियाड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा, सेंटर ऑफ मास देगा ही नहीं, कहां है, इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, फिर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और फिर तब आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में या एडवांस लेवल के ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं। बट जेईई मेंस में क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, बट मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं हर लिमिटेशन को आपके दिमाग में सेट कर दूं, ताकि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंसे या अटके ना। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य था आपको सिखाना, ये उद्देश्य था बताना कि गलती से कभी भी एक पैरेलल और दूसरी पैरेलल एक्सिस के बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत निकाल देना। याद रखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगेगा जब एक एक्सिस कौन से कहां से पास करे, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड से पास करे। समझ रहे हो ना, जब सेंट्रॉइड से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, तो उसी के पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। याद रखना, यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। चलो आप और कुछ बढ़िया आसान बातें करते हैं। रॉड का कहानी खत्म हो गया, अब हम आ जाए रिंग पर। देखो, अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये तुम्हारे पास रिंग है और ये रिंग की तुम्हारी एक्सिस है, इस रिंग का रेडियस r है, इसका मास m है। अब ये बताओ कि तुमको इसके कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो भाई जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। इसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इस एक्सिस को x एक्सिस बोल दूं, इस वाली एक्सिस को मैं y एक्सिस बोल दूं, तो मैं IZ इक्वल्स टू लिख दूंगा mr²। ठीक है, अब मेरे से कहा जा रहा है कि मुझे डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या चाहिए, एक्सी एक्सिस, ऐसी एक्सिस जो डायमेट्रिकल हो। तो डायमेट्रिकल एक्सिस की अगर हम बात करें तो देखो, ये वाली एक्सिस भी तो डायमेट्रिकल होगी और ये वाली एक्सिस भी डायमेट्रिकल होगी, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी होगा, तो इसके अबाउट भी आईडी होगा। और अब अगर हम यूज कर ले कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, सोचो, थोड़ा इंटेलेक्ट लगाओ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो हमारी बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। तो इस एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो ये मेरी डायमेट्रिकल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आईडी। ये भी मेरी डायमेट्रिकल एक्सिस है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बेटा जी आईडी। ठीक है, मास है इनका m, तो भैया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²। तो id इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। ये हो गया अपने पास डायमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, चलो भाई, अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सिस की। मान लीजिए कि मेरी एक्सिस रही है, ये मेरा एक्सिस नंबर हो गया, डायमेट्रिकल के बाद इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं 1। अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे दिख रहा है कि इस एक्सिस, ये जो सेंट्रॉइड से पास करने वाली एक्सिस है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²। तो क्या मैं इस एक्सिस जो इसके पैरेलल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। I1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, IC प्लस इसका मास कितना है m और इनके बीच का गैप कितना है r²। बहुत बढ़िया, तो IC की वैल्यू अपने पास है mr² प्लस mr² एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 2mr²। ये आपके पास हो जाएगा I1। ठीक है, ग्रेट सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं एक्सिस बदल रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं अपनी दूसरी एक्सिस ये बना रहा हूं। अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करूंगा।
ध्यान से देखना, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे पता है कि डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे और ये कहां से पास कर रही है, ये सेंट्रॉइड से पास कर रही है। तो जब मैं I2 लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, IC, जो किसके बराबर है, डायमेट्रिकल एक्सिस, डायमेट्रिकल वाली एक्सिस ये भी सेंट्रॉइड से पास कर रही है और इसी के पैरेलल ये एक्सिस है, तो ये फिर से हो जाएगा mr²। अच्छा बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट। देखो जरा तो ID की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, दैट इज mr²/2 प्लस mr², तो ये अपने पास हो जाएगा 3mr²/2। अच्छा सर, इसी I2 को मैं कह रहा हूं ना, ये तो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, मैं कह रहा हूं कि मैं इसी I2 को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट करना चाहता हूं। क्या आप कर सकते हो? अगर सेम रिजल्ट आया तो मतलब अपना काम सही जा रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो ये आपके पास डायमेट्रिकल एक्सिस हो गई और ये आपके पास एक्सिस 2 हो गई। इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा जिसमें ये बॉडी लाई कर रही है वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो कितना निकाला है, वो निकाला है 2mr²। ध्यान से देखना, 2mr², ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, देखो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये मेरी है 2mr², ये किसके बराबर होगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट। देखो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2, ठीक है। क्या है भाई, mr²/2 प्लस mr²/2 प्लस I2। तो यहां से I2 क्या मिलेगा, देखो तो यहां से भी I2 क्या 3mr²/2 मिल जाएगा। यस सर, बिल्कुल। ये ध्यान से देखना, दो मेथड्स हैं इसको निकालने के, या तो चाहो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, या तो चाहो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाल दो। वैसे जो हमको डेटा याद करना है वो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है, जो किसके बराबर होगा, दैट इज mr²/2 के। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छा, ग्रेट। आगे बढ़ाते हैं कहानी को और एप्लीकेशन समझते हैं। अगर मान लो मैं कहता कि मेरे पास ये डिस्क है, क्या है ये डिस्क है, बहुत बढ़िया। डिस्क है तो प्लेनर बॉडी है, तो ये आपके पास एक एक्सिस हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूं। जैसे देखो, मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और भाई ये मेरा सेंटर है और ये मेरा सेंटर का परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मुझे ये डिस्क है, इस डिस्क का मास, ध्यान से देखना, इस डिस्क का मास m है, इसका रेडियस r है। डिस्क का मास m है, रेडियस r है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और मुझसे डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मुझे पता है कि मेरा x और y जो होगा, ये दोनों कौन सी एक्सिस हैं, ये दोनों डायमेट्रिकल एक्सिस हैं, दोनों डायमीटर के अलोंग है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं लिखूंगा according to perpendicular axis theorem, ID plus ID that will be equal to mr²/2। तो यहां से डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/4, सिंपल। अच्छा सर, ग्रेट। अगर मान लो कि मेरे से कहता कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये I1 है, तो कैसे निकालते? देखो, ये एक्सिस जो इसके सेंट्रॉइड से पास कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको mr²/2 पता है, और ये यहां से r डिस्टेंस पर इसके परपेंडिकुलर है। और अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे लिखोगे? I1, सिंपल सी बात है, mr²/2 प्लस mr², तो दैट इज इक्वल टू 3mr²/2। लेकिन अगर यही मेरी एक्सिस ऐसे टेंजेंशियल हो जाती तो तब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, तो मैं कैसे निकालता? तब मैं देखता कि ये एक्सिस डायमेट्रिकल है और ये एक्सिस इसी के पैरेलल है, और मेरी जो डायमेट्रिकल एक्सिस है इसके सेंटर से पास कर रही है, मतलब इसके सेंट्रॉइड से पास कर रही है। तो मैं लिखूंगा भाई, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4, और ये जो पैरेलल एक्सिस है ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे है, तो मैं लिखूंगा mr²। तो ये अपने पास हो जाएगा 5mr²/4। These are the applications of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem। ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशंस आपको थ्रू आउट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में। ठीक है, तो चले हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं हमारे पास जेईई मेंस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो जब हम बात करते हैं अपने अगले पोर्शंस की, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो देखिए मेंस 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का सवाल, मेंस का 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का सवाल क्या कह रहा है?
two identical solid spheres each of mass 2 kg and radii 10 centimeter are fixed at the ends of a light rod. The separation between the center of sphere is 40 centimeter. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through its middle point. मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ सकता हूं कि एक स्फीयर मेरे पास ये रहा, एक स्फीयर मेरे पास ये रहा, दो स्फीयर हो गए मेरे पास भाई, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दो स्फीयर्स हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों जो हैं वो कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों रखे हुए हैं 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कहा जा रहा था सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 40 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 40 सेंटीमीटर है और इनका रेडियस, दोनों का रेडियस आर है, दोनों आइडेंटिकल है ना, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास, इनका मास 2 kg है, इनका भी मास भाई साहब 2 kg है और आपको करना क्या है, are fixed at the ends of a light rod. The separation between the center of the sphere is 40 centimeter. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod passing through its middle point. इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और यहां से जो मिडल पॉइंट पास कर रहा है मतलब ये 20 सेंटीमीटर पे और ये भी कितना, ये भी 20 सेंटीमीटर पे। भाई साहब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मुझे दिख रहा है कि इसके पैरेलल एक एक्सिस यहां दिख रही है जो इसके सेंटर से पास कर रही है, मतलब ये सेंट्रोइडल वाली एक्सिस है। तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए तो मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। अरे निकाल सकता हूं भाई, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर इसको मैं कह दे रहा हूं C1, इसको मैं कह दे रहा हूं C2। तो मैं जब IC1 लिखूंगा तो मैं IC1 का फॉर्मूला क्या जानता हूं भाई? मैं IC1 का फॉर्मूला जानता हूं 2/5 mr², क्योंकि मेरा स्फीयर कैसा है, मेरा स्फीयर सॉलिड स्फीयर है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/5 mr², 2/5 mr²। तो देखो ये हो गया 2/5। मास कितना है सर? मास है इसका 2 kg और रेडियस की वैल्यू है 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर। और जब आप IC1 लिखोगे तो इस IC1 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इंटू 10⁻⁻2, 4/5 इंटू 10⁻⁻2। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, IP के अबाउट चाहिए। तो IP के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं लिखूंगा IC1 प्लस मास कितना है इसका, मास है इसका 2 और भाई गैप कितना है, गैप है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में 20 इंटू 10⁻⁻2, या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 का 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया ये हो गया अपने पास 4/5, क्या हो गया, ये हो गया 4/5 प्लस इधर कितना, इधर अपने पास हो गया 2 2 4 और 10⁻⁻2 को हमने इन दोनों में से कॉमन कर दिया। तो 10⁻⁻2 को बाहर कर दिया, 5 चौक को 20, 20 4 24, 24/5 हो गया इंटू 10⁻⁻2 हो गया। ये आपका हो गया IP। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया IP। इसमें देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन एरर ना होने पाए। कैसे भाई? इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने लिख दिया 2/5 mr²। तो ये हो गया 2/5 इंटू 2 और रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 10 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे तो वो 10⁻⁻1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 10⁻⁻2 हो जाएगा। चलो भाई, तो जब अब मुझे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमारे लिए कोई भी बहुत कठिन बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। IP इक्वल्स टू IC1 प्लस 2 इंटू मास 2 kg mr²। गैप कितना है दोनों एक्सिस के बीच का, 20 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। 2 2 4 हो गया और ये 4/5 हो गया, 4/5 प्लस 4 अपने पास 5 चौक को 20, 4 24/5 हो गया। ये IP हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ अबाउट P, लेकिन किसकी वजह से, C1 वाले स्फीयर की वजह से, लेकिन C2 वाले स्फीयर की वजह से भी होगा। और अगर C1 और C2 दोनों सिमेट्रिकल है तो IP नेट जब मैं लिखूंगा तो मैं इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
अरे भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर का भी इस एक्सिस के अबाउट होगा। तो 2 चौको 8, 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा और 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 45 3 48, 5 छक्के 30, ये आपके पास हो जाएगा 9.6। ठीक है, 9.6 आ गया तो आप इसको लिख सकते हो 0.096 आपके पास आ गया भैया, 0.096 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, 24 दूना 48 लिख दिया, मतलब 0.096 आपके पास आंसर हो जाएगा। और आंसर हो जाएगा आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर। खत्म बात, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देख लीजिए भैया, द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर दे रखा था 40 सेंटीमीटर, तो भाई इस एक्सिस ये जो मिड से पास कर रही, इधर 20 हो गया, उधर 20 हो गया, सिमेट्रिकल हो गए। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्फीयर का भी इस एक्सिस के अबाउट होगा, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सवाल को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स, दोनों के सेंटर से पास कर रही है, हैव सेम रेडियाई ऑफ जाइरेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। कह दिया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके परपेंडिकुलर है। आपसे कह रहा द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ रिंग to the sphere is under root of 2 by x, the value of x is, what will be the value of x, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो भाई देखो, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास एक रिंग है और एक अपने पास दूसरा क्या है, एक अपने पास दूसरा स्फीयर है। वाह 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 वाह, अरे भैया, रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर हैव सेम रेडियाई ऑफ जाइरेशन, दोनों का जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो सेम है भाई। इसका जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है k1 और इसका जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है k2, ये दोनों बराबर हैं। k1 जो है वो k2 के बराबर है। तो क्या होता है भैया, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, रिंग के रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करेंगे तो ये mk1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर, मतलब I विल बी इक्विवेलेंट टू mr स्क्वायर, और I जो होता है वो mk स्क्वायर के बराबर होता है। m से m कट जाएगा तो k1 का स्क्वायर मतलब k1 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा r। सेम एज यहां पर स्फीयर की बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास हो जाता है 2/5 mr स्क्वायर। क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2/5 mr स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, आई 2/5 mr स्क्वायर, तो जब इसके रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करेंगे तो ये लिखा जाएगा mk स्क्वायर या k2 स्क्वायर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2/5 इंटू mr स्क्वायर। इस m से ये m कट जाएगा। ठीक है, इसके रेडियस को अगर हम, रिंग के रेडियस को अगर हम r1 कर दें और इसके रेडियस को अगर हम r2 कर दें, जैसे रेशियो पूछ रहा है, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस कितना है, ये रेडियस r2 है, तो यहां से जो आपको k2 मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/5 r2। और k1 और k2 दोनों बराबर है, मतलब r1 जो है वो किसके बराबर है, वो रूट 2/5 r2 के बराबर है। और भैया आपसे कहा जा रहा है कि r1/r2 का रेशियो बताना है, तो ये अंडर रूट ऑफ 2/5 हो गया, मतलब x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, मतलब x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। मेन 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन देखिए, कितना साधारण कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सॉल्व करके अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, आराम से 4 नंबर आपका बन जाता। तो जैसे 2023 में बन जाता ऐसे ही 2024 में आपका बन जाएगा, ये बात याद रखिए। तो ईमानदारी से और मेहनत के साथ पढ़िए, ठीक है। चलो बच्चा आ जाओ, देखो एक और सवाल देख लो। मेंस 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 सब लेटेस्ट क्वेश्चन की भरमार लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो देखो क्या है भाई, ये कह रहा है भाई अपने पास द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a semicircular ring about an axis passing through the center of the perpendicular to the plane of the ring is 1/x mr square, where r is the radius and m is the mass of the semicircular ring. The value of x will be, x की वैल्यू क्या होगी, what will be the value of x। समझो आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है। अरे ध्यान से देखो, इसका मास m है ना भाई,
पूरे रिंग का मास कितना है m। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जनरली बच्चे को समझ आता है कि भैया एक काम करो, थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मान लो डी थीटा, थीटा पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट मान लो डी थीटा। जनरली जो बच्चा सेमी सर्कुलर रिंग को अप्रोच करने जाता है वो ऐसे अप्रोच करता है। यहां पर ये जो लेंथ हो जाएगी ये बराबर हो जाएगी आर डी थीटा के, इसका रेडियस आर है, ठीक है। इस आर डी थीटा हिस्से में इसका जो मास आएगा वो आएगा डीएम, और इस डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज एम अपॉन पाई इंटू आर इंटू डीएक्स, दैट इज आर इंटू डी थीटा। इस आर से आर कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा एम बाई पाई इंटू डी थीटा। और इस छोटे से हिस्से का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई, दैट इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर। फिर डीएम की जगह क्या लिखेगा, वो लिखेगा एम बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, और फिर लिखता है एम आर स्क्वायर बाई पाई इंटू डी थीटा, और उसको इंटीग्रेट करता है 0 से लेकर पाई तक, और फिर उसको आंसर मिलता है एम आर स्क्वायर। भैया यहां आपके पास एम आई हो जाएगा, यहां आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर। समझिएगा भैया, समझिएगा भैया, ये आपको जो आई मिला एम आर स्क्वायर, इसको आपने दुनियादारी करके कैलकुलेट किया। अगर हमसे ये सवाल पूछा जाता हम एक लाइन में खट से आंसर कर देते एम आर स्क्वायर कैसे। इनका पूरा मास एम है, मान लो ये एन पार्टिकल से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, एन पार्टिकल से मिलकर बने हैं भाई। और भाई सबकी डिस्टेंस जिस एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हो सबसे आर है, तो m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर ऐसे भी देख लोगे तो लग जाएगा। m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें n सेगमेंट्स बनाए इंटू आर स्क्वायर, दैट इज एम आर स्क्वायर। खत्म बात, एक लाइन में आंसर। x की वैल्यू अपने पास हो जाती कितनी, x की वैल्यू अपने पास हो जाती 1। सवाल देख के आंसर हो जाता भाई, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया जैसे किताबों में कैलकुलेट किया रहता है, ठीक है। चलें सर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल फिर से रेडियस ऑफ जाइरेशन का ही क्वेश्चन है क्या, शायद हाँ सर कह रहा, सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास, दोनों का मास सेम है, एंड रेडियस भी सेम है, आर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। The ratio of their radius of gyration respectively. What will be the ratio of their radius of gyration? इनके radius of gyration का क्या रेशियो होगा। तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, और भाई ये अपने पास हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम है, और ये अपने पास हो जाएगा कितना, दोनों का मास भी सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं k इंटू स्फीयर का स्क्वायर, m इंटू k इंटू स्फीयर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे भैया सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, वो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस, और ये हो जाएगा m इंटू के ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर दोगे, अगर दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा k ऑफ स्फीयर अपॉन k ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4/5, ठीक है। तो स्क्वायर यहां पर होगा भाई, इसके बाद ks ऑफ अपॉन ks ऑफ स्फीयर, मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/√5, मतलब यहां भी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। देखिए ना भैया, कौन सा इसमें ऐसा बड़ा कठिन सवाल है, बड़ा कठिन सा कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं कर सकते हो, सब लग जाएगा यार, सब लग जाएगा। बात समझ रहे हो, बहुत आसान पोर्शन पूछा जाता है, कठिन नहीं होता है। जेई मेंस कठिन नहीं होता है, बस जेई मेंस के साथ कंडीशन ये है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको सब आता रहेगा तभी आप जेई मेंस में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। हमारा अगला सवाल ये भी मेंस 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी एक्सिस of its diameter is mr square by 4. The moment of inertia of the disk about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge will be x by 2 mr square. The value of x is, what will be the value of x? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अभी जस्ट आज ही की क्लास में ये क्वेश्चन लगाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को फिर से होमवर्क में सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, लो देखो, 25 जून सेकेंड शिफ्ट 2022 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास m एंड रेडियस 2r आर एज फॉलोज। I1 is मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर।
I2 is the moment of inertia of solid cylinder about its axis. I3 is moment of inertia of solid circular disc about its diameter, and I4 is the moment of inertia of thin circular ring about its diameter. और इन सब का सम करके x इंटू I1 मिल रहा है, और सवाल कहा गया कि बताइए ये x किसके बराबर होगा। मतलब अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला भी पता हो ना, वो ये क्वेश्चन कितना आसानी से निकाल ले जाएगा। अब अपन करके देखते हैं। I1 की जब हम बात करेंगे तो I1 क्या है? I1 हमको क्या दिख रहा है? बोल बेटा, I1 तुझे क्या दिख रहा है? I1 स्फीयर दिख रहा है, और कैसा स्फीयर दिख रहा है? सॉलिड स्फीयर दिख रहा है, और भाई डायमीटर के अलोंग। तो भैया स्फीयर है तो सारी एक्सिस डायमीटर के अलोंग ही होगी, और हम जानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, I2 देखो जरा, I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स डायमीटर, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, I3 की अगर तुम बात करोगे तो I3 कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, दैट इज mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अच्छा I4 भी है क्या कुछ? हाँ भैया I4 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2। और अपने से क्या कहा जा रहा है? 2I2, I2 की वैल्यू कितनी है? mr स्क्वायर बाई 2, प्लस I3 कितना है? I3 है mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। प्लस I4 कितना है? I4 है आपके पास mr स्क्वायर बाई 2, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है x इंटू 2/5 mr स्क्वायर। ले बेटा, सबका mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सबका mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सबका mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 1/2 प्लस ये 1/2 इक्वल्स टू कितना? x इंटू 2/5। चलो, तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2, यहां पर अपने पास हो जाएगा, यहां पर अपने पास हो जाएगा भाई कितना? ये अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है 4। ठीक है भाई, और ये कितना हो गया? ये हो गया 2x/5। ठीक भाई, तो 2 2 4, 2 दूना 4, 2 से 2, मतलब दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्विवेलेंट टू 5। सिंपल सी बात है, ये आपके पास देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ये मेंस 25 जून सेकंड शिफ्ट 2022 का क्वेश्चन है। बताओ, वो हर बच्चा जिसको ये चार्ट अच्छे से याद होगा, जिसने इस चार्ट को अच्छे से रटा होगा, सारी डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, वो कभी भी इन तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नहीं फंस सकता, बिल्कुल भी नहीं अटक सकता। क्या कहते हो यार? क्या मैं ऐसी कोई बात कह रहा हूं जो गलत है? बस चाहिए क्या? बस चाहिए एक इंपॉर्टेंट डेडिकेशन, डिवोशन, ईमानदार मेहनत, दैट्स इट, नथिंग मोर। ईमानदार मेहनत होगी, मन लगाकर थोड़ा स्मार्टली मूव करेंगे और क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप आराम से जेईई मेंस में अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, चलो अगला पोर्शन देखो। कह रहा द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1. The same rod is bent into a ring and its moment of inertia about diameter is I2. और आपसे सवाल पूछ रहा है I1 अपॉन I2 का रेशियो क्या होगा? तो देखो भाई, जब ये रॉड था जिसका मास m था, जिसका लेंथ l था, तो इस एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml स्क्वायर बाई 3। और इसी को मैं घुमा के एक सर्कल बना दे रहा हूं, सेम इसी रॉड को, जिसका रेडियस हो जा रहा है अपने पास r, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2। द सेम रॉड इज बेंट इनटू अ रिंग एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर पूछ रहा है। ओके, अबाउट अ डायमीटर, देखो भाई, अबाउट अ डायमीटर इज I2। तो जब आप I2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? रिंग बनाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है mr स्क्वायर बाई 2। इसकी पूरे की लेंथ कितनी है? पूरे की लेंथ है l, तो l की वैल्यू अपने पास है कितना? 2πr। तो r इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? l बाई 2π। तो भाई I2 जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा? m/2 इंटू r की जगह हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2 टू 4π। और अपने को क्या चाहिए? I1 अपॉन I2। और जब हम I1 अपॉन I2 करेंगे, बताओ बच्चा, इसमें ऐसा कौनो खास बात है क्या जो तुम नहीं कर सकते? ये तुम्हारे पास हो जाएगा 8π अपॉन ml स्क्वायर, ये भी ml स्क्वायर है। ml स्क्वायर से ml स्क्वायर कट गया और अपने पास क्या मिल गया? अपने पास मिल गया 8π स्क्वायर। ठीक है, ये 4π स्क्वायर है। 8π स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, मतलब पाई स्क्वायर बाई 3 दे रखा था। x की वैल्यू हमको मिल गई 8। खत्म बात, सॉल्व करो, आंसर निकालो और खुशी खुशी घर जाओ। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। आओ देखिए, अगला क्वेश्चन भी है क्या कुछ? हाँ भाई,
देख लेते हैं। देखो भैया, ये एक सवाल है, मेंस 26 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। मैं इस क्वेश्चन को कहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का शानदार एप्लीकेशन है, इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ये सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और पैरेलल एक्सिस से फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। दोनों को ऐड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर बेस्ड हैं, वो इस स्लाइड में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। दीज आर द लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको यहां कवर कर दिया है। आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अगली वाली क्लास में हम इन्हीं पीवाईक्यूज में से कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पोर्शन की तरफ, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अगले पार्ट की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क की और मोमेंट ऑफ कपल की। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन कम से कम समय में आपके लिए बहुत शानदार तरीके से ऑप्टिमाइज करके लेकर आ रहे हैं ताकि आपको यह चैप्टर कठिन ना लगे। ठीक है, चलो भाई, मन लगा के पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।